करनी सेना कौन सी है, कौन सी सेना, किस समाज से आते हैं? वो खुलेआम कह रहे हैं कि हमने मारा और हम मारेंगे ही। ठीक। और करनी सेना जुलूस निकाल रही है वहां पे मारने के लिए, उसके बाद भी अभी तक उन्होंने एक व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया। वो कह रहे हैं हमारे उस दिन हमने उनकी कार में जो टक्कर मारी थी, जो भी किया था, हमला किया था, वो हमारा दांव चूक गया। और ये है योगी जी की कानून व्यवस्था। भारत की पार्लियामेंट पे अटैक हुआ, ये पार्लियामेंट के एक सदस्य के ऊपर हमला, मतलब पार्लियामेंट के ऊपर हमला होता है। सर, योगी जी का नाम सुना होगा आपने, वहीं से चुनाव लड़ रहे थे आप, कैसे लगते हैं योगी जी? योगी जी के खिलाफ तो मैं कभी चुनाव लड़ा नहीं अभी तक। हाँ, मतलब उन्होंने पूरी ताकत लगा उसके एरिया से। हाँ, उनका एरिया कहाँ से हो गया वो तो देखो आप देखिए, वो योगी जी कैसे लगते हैं बताइए? मशीनों के द्वारा चुने हुए सीएम जैसे लगने चाहिए वैसे होते। हाँ। जनता के द्वारा सीएम बनेंगे, कानून तो वैसे मतलब कानून की जानकारी, इसलिए बार बार कानून पे आता हूं। तो सबसे अगर कानून व्यवस्था सबसे बुरी कभी रही है उत्तर प्रदेश में, तो वो योगी जी के राज में। अच्छा, ये है एक दो सच्चाई। मतलब एग्जाम्पल ही एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल दूं मैं आपको? ये लोग आसान भाषा में समझ पाए, आसान भाषा में। तो डगे की चोट पे कहते हैं कि सबसे बेहतर कानून व्यवस्था उनके राज्य में, जंगल आज खत्म। आरएसएस के बड़े नेता हैं कि नहीं है? उनकी बात के आगे नहीं लगाया आपने, फिर कैसे समझोगे उनकी बात? जो बोलेंगे उसका उल्टा सही होगा। सबसे ज्यादा बलात्कार इस देश में किस राज्य में हो रहे हैं? मैं तो महिलाओं, देखिए मैं अपने बारे में मुझे शर्म भी आती है कई तारीफें करते हुए। मैं ये सारे बड़े बड़े लॉयर्स के सामने एक सवाल रख रहा हूँ। मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में क्यों हूँ? क्योंकि मैं ज्यादातर 70% केस प्रो बोनो कर रहा हूँ, और जो मेरे बाकी भी जो पेइंग क्लाइंट्स हैं, उनको भी तरह तरह के लोग दबाव डालते हैं कि प्राचा साहब को मत करो, ये करो, वो करो। वो सबके बाद भी मैंने कितना भी मुझे फाइनेंशियल डिस्ट्रेस आ जाए, मैंने कभी भी कोई भी केस ड्रग्स मतलब मादक पदार्थों का तस्करी या उसका काम करने वालों का कोई एनडीपीएस का केस आज तक नहीं लिया। कोई और करेगा? ये दूसरा एग्जांपल। महिलाओं के खिलाफ मैं केस लेता ही नहीं, कोई और करेगा? मुझे करोड़ों करोड़ों रुपए की फीस ऑफर होती है, क्योंकि ट्रायल लॉयर मुझे अच्छा माना जाता है। तो मैं कोई भी केस हारा नहीं हूँ ट्रायल में आज तक। तो मुझे करोड़ों रुपए ऑफर होते हैं कि आप ये एनडीपीएस का केस कर लो, मैं नहीं। ठीक है, इस सिचुएशन में बता रहा हूँ जब मैं फाइनेंशियल डिस्ट्रेस में हूँ। फिर ये होता है कि महिला के खिलाफ केस मैं नहीं करता, वक्फ के खिलाफ मैं केस ही नहीं करता। ठीक है, ये सब जो केसेस है मैं नहीं करता। ये कोई और ये बात कह सकता है, तो मेरे कुछ असूल हैं, उसका मैं पक्का हूं। तो और ये कोई बड़े बड़े लॉयर ऐसा दावा कर सकते हैं तो बता दें मुझे। अभी योगी राज में अब योगी जी की बात आप जो कर रहे हैं ना, तो मेरा इस सब जो मेरी जो क्वालिटीज हैं या क्वालिटीज नहीं है, उसकी बुनियाद पे मैं ये कह सकता हूँ कि योगी जी एक ऑरा मोदी जी की तरह बनाते हैं कि उनके लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा है। लॉ एंड ऑर्डर सबसे बेकार है। महिलाओं की सुरक्षा ले लो आप, छात्रों के पेपर लीक का मसला ले लो आप रोज एक गैंग वॉर जो है, उसमें सरकार ने एक खास जाति के लोगों को गैंगस्टर्स बनाना, मतलब एक गैंग जाति वाले एक गैंग्स को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इससे बड़ा बुरा काम होगा कोई? इस उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि हम एनकाउंटर और हाफ एनकाउंटर किए बगैर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की स्थिति में ही नहीं है। मतलब संविधान के बाहर जाके ही हम संविधान या कानून व्यवस्था बना सकते हैं। इससे बड़ा फेलियर कुछ होगा? ये सब चीजें तो शुरुआती हैं। अब बताओ किस फील्ड में? हाथरस का केस एक है, हर जगह शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के साथ घोड़ी चढ़ने पे गोली मारी जाती है। पुलिस के अधिकारी, रामपुर में ही मैं गया था तो एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के बच्चे को बाबा साहब की तस्वीर पे माला चढ़ाने के लिए गोली मार दी एसडीएम साहब ने। अभी फिलहाल में समाजवादी पार्टी के सांसद हैं रामजी लाल सुमन जी, उन पर हमला हुआ, करनी सेना के लोगों ने कर दिया। राकेश, ये खुद ही बता रहे हो आप। अब मैं ये सवाल इसलिए लेना चाहता हूं, और योगी जी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है। ये लॉ एंड ऑर्डर है कि अपनी राजनीति के लिए ये किसी की भी हत्या करा दें, किसी को भी धमका लें कि समाजवादी पार्टी के वर्कर्स अब डर के सड़क पे बाहर ना निकले। वोट देने के दिन रामपुर में तो मैं था ना वहां बैठा हुआ, इसलिए वोट देने मुस्लिम समाज के लोग बाहर आ पाए, वरना इतना टेरर था पिछले इलेक्शंस में कि बाहर नहीं निकलने देती थी पुलिस। ये जो पिंक कार्ड, फलाना कार्ड, ये कार्ड, वो कार्ड दे देते थे, घर से बाहर मत निकलना, मारपीट करते थे महिलाओं को। तो ये लॉ एंड ऑर्डर है? तो ये लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और मैं ये पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, बहुत जल्दी आप लोग देखेंगे। इस पे एक सवाल और जोड़ दूं। मैं एक बात लाइन, हाथरस की बच्ची के परिवार के केस के लिए
उसके लिए आपने बहुत एक किया। बड़े से बड़ा जो अधिकारी है ना उत्तर प्रदेश पुलिस का, वो दोषी है और उसको सजा दिलाने के लिए मैं बहुत जल्दी कार्य कर रहा हूं और बहुत जल्दी उसका अंजाम आप सब लोगों के सामने आएगा। उस दिन इनके चाल चरित्र और चेहरे की, टॉप ऑफिशियल्स की बात कर रहा हूं मैं, डीजीपी की बात कर रहा हूं, जी जी जी, चीफ सेक्रेटरी साहब की बात कर रहा हूं, इनका चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल बेनकाब हो जाएगा। बहुत समय जा नहीं रहा है बस। ये एक चीज ये भी बता दीजिए कि कह रहे हैं बीजेपी के समर्थक लोग या फिर करनी सेना के समर्थक लोग कि ये एक्शन का रिएक्शन है। मतलब जो राम जी जो सांसद हैं उन्होंने जो बयान दिया पार्लियामेंट के अंदर करनी सेना को लेकर या उनके समर्थक को लेकर, ये गलत है, ये एक्शन का रिएक्शन है, इस वजह से ये हो रहा है। और रिएक्शन का जो रिएक्शन होता है वो नहीं हो रहा ना, उसका जवाब आप देंगे। उसका जवाब कपिल सिब्बल साहब देंगे, वही तो है उनके वकील। अच्छा, मैं होता तो करनी सेना बैन हो चुकी होती अब तक, ये मेरी गारंटी है। करनी सेना अगर उत्तर प्रदेश पुलिस पूरी की पूरी भी, हालांकि उसमें ईमानदार ऑफिसर्स भी बहुत हैं, योगी जी के कहने पे उनके भ्रष्ट अधिकारी जमीन से लेके आसमान तक एक कर देते, करनी सेना बैन होती आज तक। अगर मैं कपिल सिब्बल साहब की जगह उनका वकील होता, आजम खान साहब की जगह कपिल सिब्बल साहब की जगह मैं वकील होता, तो छवि पिक्चर कुछ और ही होती। क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, योगी जी नहीं करेंगे और इनके वकील भी नहीं करेंगे, तभी इतनी हिम्मत है। वरना बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान और कानून इतना कमजोर नहीं है। और उत्तर प्रदेश पुलिस में ही ईमानदार ऑफिसर अभी इतने खत्म नहीं हो गए कि एक करनी सेना को कंट्रोल ना कर सके। ये मेरा कहना है, सिर्फ कार्रवाई करने की बात है। अब मैं चैलेंज कर रहा हूँ कपिल सिब्बल साहब, आप करा दें, ठीक है, कोशिश ही कर लें, मतलब पिटीशन डाल दें इनको बैन कराने की, मैं मान जाऊंगा। चलिए, बहुत सारे सवाल छूट गए होंगे दर्शकों को, लेकिन आखिर में प्रचा साहब आपको एक मौका देते हैं। कानून के आप जानकार हैं, मोदी राज भी आपने देखा, अमित शाह जी का कानून भी देखा, योगी जी का भी राज आपने देखा। ओवरऑल आपकी क्या राय है, देश को क्या मैसेज है कानून के हिसाब से जो कुछ हो रहा है, महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर, हो रहे गरीबों पर जुल्म को लेकर, आपका संक्षेप में क्या आसान भाषा में है सरकार के मद्देनजर कानून व्यवस्था का जवाब आपका, जो हालात? देखिए, मोदी जी और आरएसएस और बीजेपी की जो सरकार है, कोई भी सरकार होगी, वो मनुवादी मानसिकता की सरकार होगी। उनका काम एक ही है जो लंबे समय से चला आ रहा है, सबका हक अधिकार, माल मता पैसा, खाना पीना, शिक्षा, सब छीन के अपने कब्जे में कर लो, रिजर्व कर लो। 2-2.5% लोगों के पास, ब्राह्मणों के पास शिक्षा होनी चाहिए, उन्हीं के पास सेवा, सब लोग सेवा ही करने के लिए पैदा हुए हैं, ब्राह्मणों की ही सेवा करने के लिए पैदा हुए। ये सब के लिए ही वो लंबे समय से यही उनकी मानसिकता रही है, आज भी वही मानसिकता है। और इस मानसिकता को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, इस जंग को जीतने के लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हर व्यक्ति को राजा बनने का बराबर का अधिकार दिया था। वो अधिकार चुनाव में वोट चुराने की मशीनों से इन्होंने ज्यादा, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी मिकदार में छीन लिया है। तो अगर इनके जो मनुवाद हम पे जो हावी हो रहा है आजकल, उसको कमजोर करना है तो पेपर बैलेट से चुनाव की मुहिम में हमें सबको जुड़ना पड़ेगा। बाकी काम तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान ही कर देगा। हमारा दुर्भाग्य ये है कि हमारे मांगने वाले जो हमारे लीडर्स हैं, वो मांगते ही जातिगत जनगणना है। ठीक है, हमारी डिमांड क्या है? जातिगत जनगणना हो जाए। इस पे अगली डिमांड क्या होनी चाहिए? कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी हो जाए। वो तो डिमांड ही नहीं है, जनगणना है सिर्फ। समझ, बैकलॉग का डिमांड ही नहीं है आज तक। बैकलॉग पहले मिलना चाहिए ना, उसकी डिमांड ही नहीं है हमारी आज तक, तो उस पर आंदोलन ही नहीं है। तो जो राहुल गांधी जी जैसे लोग हैं, जो अच्छे मन से, सच्चे मन से, अब उनका हृदय परिवर्तन हो रहा है, जो वो खुद भी मान रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ये लाइन ऑफ एक्शन नहीं थी। मैं राहुल गांधी जी की इज्जत सबसे ज्यादा किसी चीज की वजह से करता हूं, तो वो अपनी पार्टी की गलतियों को स्वीकार करके लाइन चेंज कर रहे हैं। लेकिन जब उन्हें बताया ही जाएगा कि जातिगत जनगणना चाहती है, हमें चाहिए, तो वो जनगणना ही तो मांगेंगे। उनको ये तो कहा ही नहीं गया कि हमारा बैकलॉग दिलवाओ सबसे पहले। उनको ये तो कहा ही नहीं गया कि रिजर्वेशन की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कराओ अक्रॉस द बोर्ड, वो हमारी मांग है। जनगणना तो हमें पता ही है ना, 85% तो है ही 1931 के हिसाब से, तो 5% ही तो और बढ़ने हैं। ठीक है, 90 ही तो होने हैं अब, और क्या होना है? तो 5% कुछ दिन के लिए हम बर्दाश्त ही कर लेंगे। रिजर्वेशन मांगो, वो नहीं मांग रहा है कोई।
चलिए, उम्मीद है दर्शकों इस पॉडकास्ट में तमाम सवालों का जवाब, बहुत सारे छूट गए होंगे, अगला हर हफ्ते एक पॉडकास्ट जरूर महमूद पराचा साहब के साथ करेंगे। उम्मीद है कि तमाम सवाल आपके साथ जो प्रेजेंट में वो होंगे, अब पहले के भी होंगे। अगर कुछ छूट गए तो अगले पॉडकास्ट में जरूर करेंगे, लेकिन तमाम सवालों का जवाब बारीक से देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया बहुत आपका। शुक्रिया। महमूद पराचा साहब से बात करें, एक चीज तो समझ में आ गया कि जो देश के हुक्मरान है, जो वजीर आजम है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई, जब जब जुल्म करेंगे, कानून के जानकार, उनके रक्षक, अगर वो करे भी ना, लेकिन महमूद पराचा और इनके जैसे लोग जो अपने जान पर खेलकर हिम्मत से संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर जी की रक्षा में लगे रहते हैं, वो आपके सामने हमेशा रहेंगे। इस पॉडकास्ट को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद।